नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट सीरीज के अंतर्गत दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे विजयनगर साम्राज्य पर। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 15 विजयनगर साम्राज्य, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य पर। विजयनगर साम्राज्य पर कंप्लीट बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं। तो 15वीं सदी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली हो गया था। कृष्णदेवराय ने न सिर्फ रायचूर दोआब जीता, बल्कि अपनी सेना को बहमनी राज्य के अंदर तक ले गए। तो जो क्या थे, कृष्णदेवराय थे, उन्होंने क्या किया, रायचूर दोआब को जीता और साथ ही साथ अपनी सेना को बहमनी राज्य के अंदर तक ले गए। और उन्होंने उड़ीसा को भी पराजित किया। और उस टाइम पर जो उड़ीसा था उसको भी उन्होंने पराजित किया। तो विजयनगर साम्राज्य लगभग 1350 ईस्वी से 1665 ईस्वी की स्थापना राजा हरिहर ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1350 ईस्वी में राजा हरिहर ने की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर होता है। मध्ययुग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमण हुए, लेकिन इस साम्राज्य के राजाओं ने इन आक्रमणों का कड़ा जवाब दिया। लेकिन जो ये साम्राज्य था, इसके राजाओं ने इन आक्रमणों का क्या किया? कड़ा जवाब दिया। यह साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। और ये जो साम्राज्य था, ये कभी भी दूसरों के अधीन नहीं रहा। इसकी राजधानी को कई बार मिट्टी में मिला दिया गया। इसकी जो राजधानी थी, इसको कई बार क्या कर दिया गया? मिट्टी में मिला दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यह फिर खड़ा कर दिया गया। लेकिन इसको फिर से क्या किया गया? खड़ा कर दिया गया। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडहरों को देखकर जाना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा होगा। तो जो आज का हम्पी है, वहाँ के जो मंदिर और महल हैं, उनके अगर खंडहरों को देखें तो ये जान सकते हैं कि यह कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना विशाल रहा होगा। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। और यूनेस्को ने इसको क्या किया है? विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। स्थापना विजयनगर मध्य युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था। तो विजयनगर क्या था? मध्य युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में की। किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई। और हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी। आगे माधवानंद इनके गुरु थे। और जो माधवनंद थे वो क्या थे? हरिहर और बुक्का के गुरु थे। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकती राजा प्रताप रुद्रदेव या रुद्र प्रताप देव के सामंत थे। तो हरिहर और बुक्का क्या थे? वारंगल के काकतीय राजा। वारंगल का जो काकती वंश का क्या था? राजा था रुद्र प्रताप देव, उनके क्या थे? सामंत थे दोनों। विजयनगर के राजवंशों में यदि देखें तो विजयनगर साम्राज्य पर जिन राजवंशों ने शासन किया, उनमें संगम वंश 1336-1485 ईस्वी, सालुब वंश 1485-1505 ईस्वी, तुलुब वंश 1505 से 1570 ईस्वी और अरिबुडी वंश 1570 से 1650 ईस्वी। तो संगम, सालुब, तुलुब, अरिबुडी। तो संगम, सालुब, तुलुब, अरिबुडी याद रखेंगे। डबल एस टी ए से याद कर सकेंगे। तो संगम, सालुब, तुलुब, अरिबुडू, संगम, सालुब, तुलुब और अरिबुडू वंश। इस तरह से विजयनगर के राजवंश और उनके संस्थापकों को देख लेते हैं। तो विजयनगर के राजवंश में राजवंश, संस्थापक और शासनकाल, एक तरफ राजवंश है और दूसरी फिर संस्थापक और उसका बाद उसका टाइम पीरियड, शासनकाल। तो जो विजयनगर के जो राजवंश थे, उनमें 4 प्रमुख राजवंश, संगम वंश हरिहर प्रथम एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना करी गई और 1336-1485 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। सालुब वंश नरहरि सालुब इसका संस्थापक था। 1485-1505 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। तुलुब वंश वीर नरहरि और क्या है?
इसका टाइम पीरियड 1505 से 1570 ईस्वी है। आर्यभट्ट वंश तिरुमल्ल क्या था, इसका संस्थापक था। 1570 से 1650 इसका क्या था, टाइम पीरियड था। एक बार फिर से देख लेते हैं। संगम वंश हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम संस्थापक, शासनकाल 1336-1485 ईस्वी। सालुब वंश नरसिंह सालुब 1485-1505 ईस्वी। तुलुप वंश वीर नरसिंह 1505 से 1570 ईस्वी। आर्यभट्ट वंश तिरुमाल 1570-1650 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। तो इस तरह से याद रखेंगे। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम थे। सालुब वंश के संस्थापक नरसिंह सालुब थे और तुलुप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। आर्यभट्ट वंश के संस्थापक तिरुमाल थे। तो मैच द फॉलोइंग में दोस्तों ये मिलाने के लिए आ सकता है, तो याद रखेंगे। संस्थापक का नाम अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक एक करके दोस्तों हर वंश को देखेंगे। तो सबसे पहले संगम वंश को देख लेते हैं। तो इस वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। ये संगम नामक व्यक्ति के पुत्र थे और ये क्या थे, संगम नामक व्यक्ति के पुत्र थे। हरिहर 1336-1356 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था और संगम वंश का पहला शासक कौन था, हरिहर प्रथम था। अनेगोंडी इसकी राजधानी थी और इसकी जो राजधानी थी वो अनेगोंडी थी। इसने 1346 में होयसल और 1352-53 में मदुरई को जीता। तो जो हरिहर था इसने क्या किया था, 1346 में होयसल को और 1352-53 में मदुरई को जीता। बुक्का इसका टाइम पीरियड 1356-1377 था और हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बनता है और 1374 ईस्वी में इसने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। तो 1374 ईस्वी में वह शासक जिसने क्या किया था, अपना दूत मंडल चीन भेजा था, तो उसका नाम बुक्का है। 1377 ईस्वी तक मदुरई की सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने पर विजयनगर साम्राज्य का प्रसार अब सारे दक्षिण भारत रामेश्वरम तक, जिसमें तमिल व चेर प्रदेश भी थे, हो गया था। तो 1377 ईस्वी तक मदुरई की सल्तनत का जो अस्तित्व खत्म हो जाने पर जो विजयनगर साम्राज्य का प्रसार था वो सारे दक्षिण भारत रामेश्वरम तक, जिसमें तमिल व चेर प्रदेश भी थे, हो गया था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और जो बुक्का प्रथम था उसने क्या किया था, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उसके बाद दोस्तों हरिहर द्वितीय शासक बनता है। 1377-1406 ईस्वी तक रहता है। हरिहर द्वितीय 1377-1404 ईस्वी ने राजव्यास की उपाधि ग्रहण की। तो राजव्यास की उपाधि धारण की किसने, हरिहर द्वितीय ने। इसके काल में विजयनगर साम्राज्य और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ और हरिहर द्वितीय के काल में ही क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य और मुसलमानों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को जीता। इसने क्या किया, बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को जीता। इसका मुख्यमंत्री सायण था और इसका जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, सायण था। और देवराज प्रथम फिर हुआ इसके बाद शासक 1406-1422 ईस्वी। राज्यारोहण के तुरंत बाद इसने फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना किया। तो इसको क्या हुआ, जैसे ही इसने राज्यारोहण राजा का पद संभाला तुरंत बाद इसको फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इन्हीं को फिरोज शाह बहमन ने पराजित किया था और जो ये क्या था, देवराय था, इसी को फिरोज शाह बहमन ने क्या किया था, पराजित किया था। इसे बहमनी सुल्तान के साथ अपनी लड़की का विवाह करना पड़ता है तथा दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बाकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न रहे। 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा पर बांध बनाकर उसने अपनी राजधानी के लिए जल निकलवाया। तो 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी के लिए इसने पानी निकलवाया, जल निकलवाया। इसी के काल में इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो निकोलो कॉन्टी ने किसके टाइम पीरियड पर यात्रा की थी, तो देवराय प्रथम के टाइम पीरियड पर इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी। यहाँ के सामाजिक जीवन त्योहारों का भी इसने क्या किया था, वर्णन अपने वृत्तांत में किया। तो इसने क्या किया था, त्योहारों और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन अपने वृत्तांत में किया था। इसके दरबार में हरविलास और तेलुगु कवि श्रीनाथ थे और जो देवराय प्रथम था, इसके दरबार में हरविलास तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों देवराय द्वितीय का टाइम पीरियड 1322-1446 ईस्वी था। यह बुक्का का पुत्र था। इनका अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त होता है। इनका जो अभिलेख है वो पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त होता है। इसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसे गजबेटेकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली थी। तो देवराय द्वितीय को गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली। इसको इमाडी देवराय या पौड़ देवराय भी कहा जाता था। इमाडी देवराय या पौड़ देवराय भी इसको कहा जाता था। पुर्तगाली यात्री नूनीज ने उल्लेख किया है कि क्विलान, श्रीलंका, पुलिकट आदि इन्हें
आदि इन्हें कर देते थे। तो ये सब क्या थे, क्विलान, श्रीलंका और पुलिकट देवराय द्वितीय को क्या करते थे, कर प्रदान कर देते थे। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें भी दी। तो सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए देवराय द्वितीय ने क्या किया, सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उनको जागीर भी प्रदान की। फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का 1443 ईस्वी में भ्रमण किया। तो फारस का जो दूत था अब्दुल रज्जाक, इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब करी थी, तो यात्रा करी थी 1443 ईस्वी में, याद रखेंगे। मल्लिकार्जुन, यह देवराय द्वितीय अगला शासक होता है। मल्लिकार्जुन 1446-1465 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था और यह देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी एवं ज्येष्ठ पुत्र था। तो मल्लिकार्जुन क्या था, देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी और ज्येष्ठ पुत्र था। इसी के शासनकाल में चंद्रगिरी में सालुब नारायण नरसिंह को ख्याति प्राप्त हुई। तो इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो चंद्रगिरी के सालुब नारायण नरसिंह थे उनको ख्याति प्राप्त हुई और उसने बहमनी और उड़ीसा पर आक्रमणों का प्रतिरोध किया। और उसी ने क्या किया, बहमनी और उड़ीसा के जो आक्रमण हुए उनका प्रतिरोध किया। फिर अगला शासक विरूपाक्ष होता है। तो मल्लिकार्जुन के उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय एक अयोग्य शासक था। विजयनगर साम्राज्य में गड़बड़ी तथा अव्यवस्था फैली हुई थी और इसका लाभ उठाकर बहमनी सुल्तान कृष्णा एवं तुंगभद्रा दोआब में बढ़ गया। तो जो बहमनी सुल्तान था वो कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब में बढ़ गया और उड़ीसा का राजा पुरुषोत्तम गजपति दक्षिण में तिरुवन्नमलय तक बढ़ आया। तो जो उड़ीसा का राजा पुरुषोत्तम गजपति था वो भी दक्षिण में तिरुवन्नमलय तक बढ़ आया। अब अगला वंश राजवंश जो था वो सालुब वंश था और इसका टाइम पीरियड, सालुब वंश का टाइम पीरियड 1485-1505 ईस्वी था। और इस वंश में विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालुब ने 1485 ईस्वी में नरसिंह सालुब, शक्तिशाली सामंत था नरसिंह सालुब, इसने सालुब वंश की स्थापना की थी। इसे प्रथम बलापहर कहा गया और इसको पहला बलापहर कहा गया। नरसिंह सालुब के द्वारा नियुक्त नरसा नायक ने चोल, पांड्य और चेरों पर आक्रमण कर इनको विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो नरसिंह सालुब के द्वारा एक नियुक्त नरसा नायक था जिसने चोल, पांड्य और चेरों पर आक्रमण करके इनको विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलुब वंश की स्थापना कर दी। तो नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, उसने क्या किया, इसकी शासक जो था नरसिंह सालुब, इसकी हत्या कर देता है और तुलुब वंश की स्थापना कर देता है, तुलुब वंश की स्थापना करता है। अब तुलुब वंश में वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह ने इस तरह राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई। अब आगे बनता है कृष्णदेवराय, जो कि क्या था, तुलुब वंश का था। कृष्णदेवराय 1509-1529 ईस्वी। कृष्णदेवराय ने न केवल तुलुब वंश का अपितु पूरे विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने विजयों अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों से विजयनगर साम्राज्य को अपने समय में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेवराय की प्रशंसा भी की है। तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेवराय की प्रशंसा करी है। विजय गजपति शासकों के विरुद्ध विजय इसने प्राप्त की। गजपतियों का शासन उड़ीसा में स्थापित था। वे काफ़ी शक्तिशाली से कृष्णदेवराय के समकालीन गजपति नरेश प्रताप रुद्रदेव गजपति था, उसे कृष्णदेवराय ने 3 बार पराजित किया था। प्रताप रुद्रदेव गजपति को इसने क्या किया था, 3 बार कृष्णदेवराय ने पराजित किया था और उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया था अधिकार कर लिया था। दोनों के बीच एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ और दोनों के बीच क्या हुआ, एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। पुर्तगालियों से भी इसका संबंध था। पुर्तगीज कृष्णदेवराय से शांति संधि करना चाहते थे और जो पुर्तगीज थे वो कृष्णदेवराय से शांति की संधि करना चाहते थे, परंतु प्रारंभ में कृष्णदेवराय ने कोई सकारात्मक उत्तर ही नहीं दिया। जब पुर्तगीजों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया, तब कृष्णदेवराय ने उनसे संधि कर ली। इसका मूल उद्देश्य गोवा बंदरगाह से घोड़ों को प्राप्त करना था और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, जो गोवा बंदरगाह है वहाँ से जो घोड़े आते थे उनको प्राप्त करना था। आगे देख लेते हैं कृष्णदेवराय की उपाधियाँ। यवन राज्य स्थापनाचार्य कृष्णदेवराय ने बहमनी शासक महमूद शाह को दक्षिण की लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध बीदर के चंगुल से मुक्त करवाया और इसके उपलक्ष्य में उसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। तो जो क्या था, कृष्णदेवराय था, उसने क्या किया था, बहमनी शासक महमूद शाह को दक्षिण की लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध बीदर के चंगुल से क्या किया था, मुक्त करवाया था और इसके उपलक्ष्य में उसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी।
आंध्र भोज अथवा अभिनव भोज अथवा आंध्र पितामह कृष्णदेवराय स्वयं प्रसिद्ध विद्वान था। उसे कई पुस्तकों को लिखने का श्रेय दिया जाता है। उसके दरबार में भी तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसी कारण कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेवराय की पुस्तकों को यदि देखें तो आमुक्तमाल्य तेलुगु भाषा में यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। इसे विश्ववृत्तीय भी कहा जाता है। उषा परिणय यह संस्कृत में लिखी पुस्तक है। जाम्बवती कल्याण, तो 3 पुस्तकें इसकी हैं कृष्णदेवराय की। आमुक्तमाल्या तेलुगु में है, उषा परिणय संस्कृत में है और जाम्बवती कल्याण ये भी संस्कृत में है। अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में, यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न मेंस के लिए बनेगा कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे या अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता था, स्पष्ट करिए। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। असन्नी पेंडन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्वान थे। इन्हें तेलुगु कविता का पितामह की उपाधि दी गई। तो असन्नी पेंडल क्या थे? महत्वपूर्ण विद्वान थे। इनको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता था। इनकी पुस्तक मनुचरित है और स्वरोचित्र संभव, हरिकथा, शरण शंभु भी इनकी रचनाएं हैं। तेनाली रामकृष्ण इनकी पुस्तक का नाम। पांडुरंग महात्म्य इनकी गणना 5 महाकाव्यों तेलुगु भाषा के में की जाती है। और नदी तिम्मन इनकी पुस्तक पराजित हरण है। भट्टमूर्ति अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक नरस भू पालियम इनकी रचना है। भूजोटे पुस्तक कलहस्ती महात्मा है। और बोध्यगिर मलनम पुस्तक राजशेखर चरित है। और अच्युत राज रामचंद्र पुस्तक क्या है? राम्याभ्युदय सकल कथा सार संग्रह है। और जिंगली सूरत क्या है? 8वां जिंगली सूरत था। ये पुस्तक राघव पांडवी है। इनकी पुस्तक का नाम राघव पांडवी है। तो इस तरह से ये अष्टदिग्गज हुआ करते थे उसके कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पर। अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासन नीतियों का विवेचन किया है इसने। और इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है को सुशोभित करते थे। अतः कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज इन्होंने अनेक मंदिरों, मंडपों, तालाबों आदि का निर्माण कराया था। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना भी इसने कराई थी। तो नागलापुर नामक नगर की स्थापना कराने का कार्य कृष्णदेवराय का है। डोमिंगो पायस और क्रूआई बारबोस नामक पुर्तगाली यात्री इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डोमिंगो पायस और क्रूआई बारबोस नामक जो पुर्तगाली यात्री थे ये विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पर ही आए थे। कृष्णदेवराय ने बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोशिश करी थी। तो कृष्णदेवराय जो था उसने बंजर और जो जंगली भूमि थी उसको खेती करने योग्य भूमि बनाने की कोशिश करी। उन्होंने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को भी समाप्त कर दिया। तो विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को इसने समाप्त कर दिया। और हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी के मंदिर का भी इसने निर्माण कराया। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का इसने निर्माण कराया। आगे देख लेते हैं विजयनगर कालीन कला कैसी थी। तो विजयनगर कालीन कला को यदि देखें तो विजयनगर कालीन कला मंदिर द्रविड़ शैली के उदाहरण है। इसमें जो मंदिर थे वो द्रविड़ शैली के उदाहरण है, परंतु इनकी 2 अन्य विशेषताएं भी थी। इनमें कल्याण मंडप था। यह गर्भगृह के बगल में एक खुला प्रांगण होता है जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समारोह एवं विवाहोत्सव आदि आयोजित किए जाते हैं। तो कल्याण मंडप क्या है? गर्भगृह के बगल में एक खुला क्या होता था? प्रांगण होता है जिसमें देवी देवताओं के से संबंधित समारोह एवं विवाहोत्सव आदि आयोजित किए जाते थे। कृष्णदेवराय के समय में 1000 स्तंभों वाले मंडपों का निर्माण हुआ। तो इसके टाइम पीरियड में 1000 स्तंभों वाले मंडपों का भी निर्माण हुआ। कृष्णदेवराय के समय में प्रमुख मंदिरों में विट्ठल स्वामी का मंदिर, हजारा राम का मंदिर प्रसिद्ध है। तो कृष्णदेवराय के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा राम का मंदिर ये दोनों प्रसिद्ध हैं। नगर निर्माण इनका कैसा था? तो कृष्णदेवराय को नागलापुर नामक नगर निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हासपेट नगर के निर्माण का भी इनको श्रेय दिया जाता है। विदेशी यात्रियों में बारबोसा 1508 ईस्वी में पुर्तगाल से आया था। डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगीज था। 1520 ईस्वी से 22 ईस्वी तक इसने विजयनगर की यात्रा करी थी। विजयनगर के मनोरंजन के जो साधन थे उनको देख लेते हैं। तो कृष्णदेवराय को संगीत और शतरंज का बहुत शौक था। तो संगीत और शतरंज का प्रेमी विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेवराय था। अच्युत देवराय उसके बाद आता है। तो 1529-1542 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। यह कृष्णदेवराय का नामजद उत्तराधिकारी था। नूनी जिसके समय में दरबार में भी रहा है। तो नूनी नामक यात्री जो है तो अच्युत देवराय के टाइम पीरियड में दरबार में रहा है। सदाशिव 1542-1570 ईस्वी
तो सदाशिव का टाइम पीरियड 1542-1570 ईस्वी था। इसके शासनकाल की वास्तविक शक्ति अराविडु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। तो अराविडु वंश का जो मंत्री राम राय था उसके हाथों में जो वास्तविक शक्ति थी तो सदाशिव के टाइम पर थी। और इसने सेना में बहुत सारे मुसलमानों की नियुक्ति करी थी। इसने भी क्या किया था, सेना में कई सारे मुसलमानों की नियुक्ति करी। इसी के काल में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो याद रखेंगे सदाशिव के टाइम पीरियड में ही तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसी को राक्षसी तगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। तो याद रखेंगे या राक्षसी तगड़ी है या तालीकोटा युद्ध है, 23 जनवरी 1565 ईस्वी आपको याद रखना है। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध एक महासंघ बना था। तो विजयनगर के खिलाफ क्या हुआ, एक महासंघ बना जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ये 4 शामिल थे विजयनगर के खिलाफ। तो एक तरफ विजयनगर था और एक तरफ क्या था, चार जो है तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर का एक संघ बन करके महासंघ बना था और उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। जबकि बरार इस संघ में सम्मिलित नहीं हुआ था और जो बरार था वो क्या था, इस महासंघ में सम्मिलित नहीं हुआ था। 23 जनवरी 1565 में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा, राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। तो विजयनगर की सेना को इस महासंघ ने क्या किया था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को पराजित किया था। 70 वर्षीय राम राय वीरतापूर्वक लड़ा। तो 70 साल उसका उस टाइम पर राम राय था और वो वीरतापूर्वक लड़ा, किंतु उसे घेर कर मार डाला गया। लेकिन उसको क्या किया, चारों तरफ से घेर करके मार डाला गया। इस युद्ध का वर्णन यूरोपीय यात्री सेवेल ने अपनी पुस्तक विजयनगरम एफारगटन एम्पायर में किया है। तो ये जो क्या है राक्षसी तगड़ी युद्ध है, इसका वर्णन यूरोपीय यात्री सेवेल ने अपनी पुस्तक विजयनगर अफारगटन एम्पायर में किया है। अगला वंश है आर्यभूति वंश, 1570-1652 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने बैनगोंडा पेनुकोंडा को विजयनगर के स्थान पर राजधानी बनाया और 1570 ईस्वी में इसने तुलुप वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके आर्यभूति वंश की स्थापना करी। और 1612 ईस्वी में राजा अड्यार ने उनकी वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर के श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना करी। और श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। और जो श्रीरंग क्या था, तृतीय था, ये विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके साथ ही महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और इसके साथ ही क्या हुआ, जो महान विजयनगर साम्राज्य है उसका पतन हो गया और विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया। और जो विजयनगर था वो एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया। आगे देख लेते हैं विजयनगर कालीन संस्कृति कैसी थी। तो सबसे पहले प्रशासन देख लेते हैं। तो प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा ही था, परंतु विजयनगर काल में संयुक्त शासन के दर्शन दृष्टिगोचर होते हैं। तो जो विजयनगर का क्या है काल है, उस टाइम पर शासन में क्या है, संयुक्त शासन दिखाई देता है। हरिहर और बुक्का के साथ साथ शासन किया राजा को राय कहा जाता था। तो जो क्या था, साथ साथ शासन करते थे उनको राय कहा जाता था। राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसका उल्लेख कृष्णदेव राय की पुस्तक आमुक्तमाल्यद में दिखाई पड़ता है। तो आमुक्तमाल्यद पुस्तक में क्या है, राजा को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सभी बातें कृष्णदेव राय की पुस्तक में दी गई हैं। इसके अनुसार राजा को सदैव अपने प्रजा के सुख और कल्याण को आगे रखना चाहिए। जब राजा प्रजा का कल्याण करेगा तभी प्रजा भी राजा के कल्याण की कामना करेगी और तभी देश प्रगतिशील और समृद्धशील होगा। तो जब क्या होगा, राजा प्रजा का कल्याण करेगा तभी राजा भी क्या करेगी, प्रजा भी क्या करेगी, राजा के कल्याण की कामना करेगी और इसी से क्या होगा, प्रगतिशील और समृद्धशील क्या होगा, देश होगा। राजा पर नियंत्रण राज परिषद नामक संस्था करती थी। और राजा पर नियंत्रण करने का काम कौन करता था, तो राज परिषद नामक संस्था राजा पर नियंत्रण करने का काम करती थी। इसका सदस्य स्वयं राजा भी होता था और इसका जो सदस्य था स्वयं राजा होता था। राजा अपना प्रशासन मंत्री परिषद के माध्यम से करता था राजा अपना प्रशासन मंत्री परिषद के माध्यम से करता था। इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी अथवा महाप्रधानी होता था और इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो कौन था, प्रधानी अथवा महाप्रधानी होता था। मंत्रिपरिषद में 20 सदस्य होते थे तथा सदस्यों की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होती थी। और जो सदस्यों की आयु थी वो कितना थी, 50 से 70 वर्ष के बीच होती थी। प्रधानी को पेशवा का अग्रवर्ती माना जाता था और क्या था, जो प्रधान था वो पेशवा का अग्रवर्ती था। वैसे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष सभा नायक होता था। और यदि देखें तो सामान्यतः जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था वो कौन था, सभा नायक होता था। सचिवालय, अब्दुल रज्जाक ने सचिवालय का वर्णन किया है। उसने सचिवालय का नाम दीवाने खाना के रूप में उल्लेख किया है। यहाँ के कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे राय सम सचिव होता था। और केंद्रीय विभाजन कैसा था, तो केंद्र प्रांतों में विभाजित थे जिसे राज्य या मंडलम कहा जाता था। विजयनगर काल में कुल 6 प्रांत थे, हालांकि पायस ने 200 प्रांतों का उल्लेख किया है। तो डोमिंगो पायस ने
200 प्रांतों का उल्लेख किया है, जबकि कुल प्रांत 6 थे। प्रांतों के प्रमुख युवराज अथवा दंडनायक होते थे और प्रांतों का प्रमुख युवराज या दंडनायक कहलाता था। दंडनायक एक पद सूचक शब्द था जो विभिन्न अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था। दंडनायक को सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर, प्रशासकीय अधिकारी आदि कुछ भी बनाया जा सकता था। तो दंडनायक को सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर, प्रशासकीय अधिकारी आदि कुछ भी बनाया जा सकता था। कार्यकर्ता, यह प्रशासकीय अधिकारियों की एक श्रेणी थी। कार्यकर्ता क्या था? प्रशासकीय अधिकारियों की एक श्रेणी हुआ करती थी। आगे देख लेते हैं स्थानीय प्रशासन में विभाजन किस तरह से था। तो राज्य मंडलम में विभक्त था, प्रांत बलनाडु और कमिश्नरी नाडु जिला था। तो राज्य क्या था? मंडलम में विभाजित था और मंडलम क्या था? प्रांत में। प्रांत को बलनाडु कहते थे और कमिश्नरी को नाडु कहा जाता था और फिर नाडु जिला था। तो कभी कभी तहसील भी हो जाता था। तो मेला ग्राम 50 ग्राम स्थल कहलाता था और तहसील उद ग्राम कहलाती थी। न्यायाधिकार व्यवस्था, विजयनगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता न्यायाधिकार व्यवस्था थी। नायक वस्तुतः एक भूसामंत थे जो सैनिक अथवा असैनिक हो सकते थे। इन्हें वेतन के बदले एक प्रकार की भूमि प्रदान की जाती थी। तो वेतन के बदले क्या प्रदान की जाती थी? भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे अमरस कहा जाता था। अमरस प्राप्त करने के कारण इसका एक नाम अमर नायक पड़ गया। नायकों के पद धीरे धीरे आनुवंशिक हो गए। ये अपना एक प्रशासनिक एजेंट विजयनगर राज्य में नियुक्त करते थे, जिसे स्थानपति कहा जाता था। अच्युत देव राय के नायकों की उदंडता को रोकने के लिए एक विशेष अधिकारी महामंडलेश्वर कमिश्नर की नियुक्ति की थी। तो अच्युत देव राय ने क्या किया था? नायकों की उदंडता को रोकने के लिए एक विशेष अधिकारी महामंडलेश्वर कमिश्नर की नियुक्ति करी थी। आयंगर व्यवस्था क्या थी? तो विजयनगर प्रशासन की दूसरी प्रमुख व्यवस्था आयंगर व्यवस्था थी। यह मूलतः गांवों के प्रशासन से संबंधित थी और गांवों में प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह नियुक्त किया जाता था, जिसको आयंगर कहते थे। तो गांवों में प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह होता था, जिसको आयंगर कहा जाता था। आयंगरों का पद अनुवांशिक होता था। ये अपने पदों को गिरवी रख सकते थे अथवा बेच सकते थे। इन्हें लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। कुछ आयंगरों के नाम भी प्राप्त होते हैं और कुछ आयंगरों के नाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे सेनते ओबा, यह गांव का हिसाब किताब रखता था। तो सेनते ओबा क्या था? गांव का हिसाब किताब रखता था। तलर गांव का कोतवाल अथवा पहरेदार होता था। बेगार क्या था? बलपूर्वक श्रम लेने वाला अधिकारी था। महानायकाचार्य का था? इस अधिकारी के द्वारा राजा गांव पर नियंत्रण करता था। तो महानायकाचार्य नामक अधिकारी के माध्यम से जो राजा होता था वो क्या करता था? गांवों पर नियंत्रण करता था। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व संबंधित विभाग को अष्टबने कहा जाता था। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व की मात्रा 16 से 32% के बीच थी। भूमि को 3 भागों में विभाजित था, सिंचाई भूमि, सूखी भूमि, बाग एवं जंगल भूमि। तो भूमि को 3 भागों में विभाजित था। एक सिंचाई मुक्त भूमि थी, दूसरा सूखी भूमि थी और तीसरा बाग और जंगल मुक्त भूमि थी। भूमि की माप कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो भूमि की माप करवाने वाला जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय था। अन्य प्रमुख कर सिंचाई कर थे। तो सिंचाई कर क्या होता था? राज्य की ओर से सिंचाई का कोई विभाग नहीं था, परंतु कुछ शासकों ने नहरें निकाली थी। विजयनगर काल में सिंचाई कर को दासबंद कहा गया। तो दासबंद नामक सिंचाई कर लिया जाता था। बढ़ई कर, बढ़इयों पर भी कर लगता था, जिन्हें कसामी गुप्त कहा गया। विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था, परंतु कृष्णदेव राय विवाह कर माफ कर दिया था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर माफ कर दिया था। वर वधू दोनों से लिया जाता था। नाइयों पर भी कर लगता था। सदाशिव राय के शासनकाल में राम राय ने इसको माफ कर दिया था। कंदाचार, यह सैनिक विभाग अथवा दंड नायकों के अधीन रहता था। कवलगर क्या था? यह पुलिस अधिकारियों के लिए प्रयुक्त शब्द था। पुलिस विभाग का खर्च वेश्याओं से प्राप्त आय से होता था। तो जो वेश्याओं से आय प्राप्त होती थी उससे क्या होता था? पुलिस विभाग का खर्च निकलता था। भूमि के प्रकार में भंडारवाद ग्राम का ऐसी ग्राम भूमि जिनका राज्य सीधे नियंत्रण करता था। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। देवदेव, मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदेव कहा जाता था। मठीपुर, मठों को दान में दी गई मुक्त भूमि थी। अमरक, नायकों को दी गई भूमि थी। और उम्बली, ग्राम के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में लगान मुक्त भूमि थी। रक्त कोंडगय अथवा खंत कोंडगय, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वालों को दी गई भूमि थी। कुट्टगी, ब्राह्मणों, बड़े भूस्वामियों आदि द्वारा किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि थी। वारम व्यवस्था, पट्टेदार एवं भूस्वामी के बीच उपज की हिस्सेदारी थी। और कुदी, कृषक मजदूर थे। व्यापार क्या था? विजयनगर काल में व्यापार कैसा था? तो विजयनगर काल में विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। पायस ने लिखा कि प्रत्येक गली में मंदिर है, क्योंकि ये सभी शिल्पियों तथा व्यापारियों से कपड़ा, खानों की खुदाई, इस समय के प्रमुख व्यवसाय में कपड़ा, खानों की खुदाई, गंधी का पेशा,
इत्र, चीनी मसाले आदि शामिल थे। अब्दुल रज्जाक ने 300 का कालीकट अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। भारत के जहाज मालदीव के द्वीपों में बनते थे। प्रमुख व्यापारिक देश कौन थे? तो पुर्तगाल, चीन, यूरोपीय देश, फारस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, बर्मा, अरब आदि से इनका प्रमुख व्यापारिक संबंध था। प्रमुख निर्यातित वस्तुएं क्या थी? तो निर्यातित वस्तु में कपड़ा, मसाले, चीनी, लोहा, सोना, गेंदा, बारूद, जहाज़ों के वेपन्स बनाने के लिए रखते थे, मोती आदि भी निर्यातित किए जाते थे। प्रमुख आयातित वस्तुओं में घोड़ा, मंदिरा, मोती, मूंगा, पारा, मलमल आदि था। सिक्के, बराह था। यह विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का था जो 52 ग्रेन का होता था। इसे विदेशी यात्री पेंगोंडा, हूण अथवा परदौस के रूप में उल्लेख करते हैं। प्रताप 26 ग्रेन के या आधे बराह का को प्रताप कहा जाता था। फणम 55 ग्रेन के सिक्के थे, इनको फणम कहा जाता था। तार, चांदी के छोटे सिक्कों को कहा जाता था। विजयनगर काल में मुख्यतः स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के प्रचलित थे। चांदी के थोड़े ही ज्ञात थे और चांदी के थोड़े ही सिक्के ज्ञात थे। विजयनगर के शासकों के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृति दिखाई पड़ती। तो हनुमान और गरुड़ की आकृति दिखाई पड़ती है। तुलु वंश के शासकों के सिक्कों पर बैल, गरुड़, शिव, पार्वती, कृष्ण आदि की आकृतियाँ मिलती हैं। सामाजिक दशा, विजयनगर कालीन अभिलेखों में सकल वर्णाश्रम धर्म मंगला नुपाली सुंत नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि राजा सभी वर्णों के मंगल की कामना करता था। समाज में मुख्यतः निम्नलिखित वर्ण थे। पहला जो था वो ब्राह्मण था। उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण भारतीय ब्राह्मण मांस, मदिरा आदि का सेवन करते थे। समाज में इनका सर्वोच्च स्थान था और इन्हें किसी भी कार्य के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। दंड नायक आदि पदों पर अधिकांशतः इन्हीं की नियुक्ति होती थी। चेट्टी अथवा सेट्टी क्या थे? ब्राह्मणों के बाद इस वर्ग की सामाजिक स्थिति अच्छी थी। अधिकांश व्यापार इसी वर्ग के हाथों में था। वीर पंचाल चेट्टियों के ही समतुल्य व्यापार करने वाले ये दस्तकार वर्ग के लोग थे। इनमें लोहार, स्वर्णकार, कांस्यकार, बढ़ई, कैकोलार और बुनकर, कंबलतर, चपरासी आदि वर्ग शामिल थे। इन मध्य वर्गों में लोहारों की स्थिति सबसे अच्छी थी। कैकोलार अथवा जुलाहे मंदिरों के आसपास रहते थे। इनका मंदिरों के प्रशासन पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता था। इसके अतिरिक्त नाइयों की भी अत्यंत प्रतिष्ठा थी। बड़वा वर्ग क्या था? ये वे लोग थे जो उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बस गए थे। इन्होंने दक्षिण भारत के व्यापार पर अधिकार कर लिया था। इस कारण एक सामाजिक विद्वेष की भावना पनप रही थी। निम्न वर्ग क्या था? विजयनगर काल में कुछ निम्न वर्गों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे डोंबर जो बाजीगिरी का कार्य करते थे। जोगी और मछुआरे की दशा भी खराब थी। कुछ अन्य वर्ग जैसे परयन, कल्लर आदि का भी उल्लेख करते हैं। इसमें दास प्रथा का उल्लेख निकोलो कोंटी ने किया है, परंतु पुरुष एवं महिला दोनों प्रकार के दास थे। दासों के पुरुष और महिला दोनों प्रकार के दास थे। दासों के क्रय विक्रय को वेशबेंग कहा जाता था। स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो स्त्रियों की दशा सामान्यतः निम्न थी। तो विजयनगर साम्राज्य में जो स्त्रियों की दशा थी वो क्या थी? निम्न थी, परंतु उत्तर भारत की अपेक्षा कुछ अच्छी थी, लेकिन जो इसी उत्तर भारत में थी उससे बेहतर थी। ये अंगरक्षिकाएँ होती थी। स्त्रियाँ क्या होती थी? अंगरक्षिकाएँ होती थी। विजयनगर काल में गणिकाओं की स्थिति उच्च थी। तो जो गणिकाएँ थी उनकी स्थिति उच्च थी। वेश्याओं से प्राप्त कर से पुलिस एवं सैन्य विभाग का खर्च निकलता था। सामान्यतः विधवाओं की स्थिति शोचनीय थी। विधवाओं की स्थिति को शोचनीय बताया गया है, परंतु विवाह कर से मुक्त रखा गया था। लेकिन यदि कोई विधवा विवाह करती थी तो उसको कर नहीं देना पड़ता था। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासक विधवाओं की दशा को सुधारना चाहते थे। दहेज प्रथा, इस काल में विजयनगर काल में दहेज प्रथा प्रचलित थी। कृष्णदेवराय द्वितीय ने 1424-25 ईस्वी में एक अभिलेख में दहेज को अवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इस टाइम पर एक जो अभिलेख था 1424-25 ईस्वी का, इसमें दहेज को अवैधानिक घोषित किया था। किसने? कृष्णदेवराय देवराय द्वितीय ने। यहाँ पर कृष्णदेवराय नहीं, देवराय द्वितीय है। सती प्रथा, विजयनगर में सती प्रथा भी प्रचलित थी। इसका वर्णन बारबोसा ने किया है। द्वितीय बार सती प्रथा का उल्लेख करने वाला निकोलो कोंटी था। इसका प्रमाण अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर भी दिया जाता है। अब बुक्का प्रथम के समय 1334 ईस्वी में एक अभिलेख में मालागोंडा नामक एक महिला के सती हो जाने का उल्लेख है, परंतु अभिलेखीय एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जहां अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार यह प्रथा नायकों तथा राज परिवारों तक सीमित थी, वहीं बारबोसा के अनुसार ब्राह्मणों, चिट्टियों, लिंगायतों में भी यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती होने वाली स्त्रियों में स्मृति में पाषाण स्मारक लगाए जाते थे, जिन्हें सती कल कहा जाता था।
वस्त्राभूषण सामान्य वर्ग के पुरुष धोती और सफ़ेद कुर्ता पहनते थे। पगड़ी भी पहनने की प्रथा प्रचलित थी। जूते नहीं पहनते थे। सामान्य वर्ग की स्त्रियाँ साड़ी पहनती थी, जबकि राज परिवार की स्त्रियाँ पावड़, एक प्रकार का पेटीकोट, स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे। इस तरह उनमें इतरों के प्रति लगाव था। गंड प्रेत क्या था? तो युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों द्वारा पैरों में धारण करने वाला कड़ा जो सम्मान का प्रतीक माना जाता है, गंड प्रेत कहलाता था। शिक्षा एवं मनोरंजन को यदि देखें तो विजयनगर काल में शिक्षा का कोई विभाग नहीं था और न ही किसी विद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। मूलतः मंदिरों, मठों और अग्रहारों में दी जाती थी शिक्षा। लोकप्रिय विषयों में वेद पुराण, इतिहास, काव्य, नाटक, आयुर्वेद आदि प्रमुख थे। मनोरंजन के साधनों में नाटक, यक्षगान, मंच पर संगीत और वाद्यों द्वारा अभिनय लोकप्रिय थे। बोमलाट एक प्रकार का छाया नाटक था। शतरंज और पासा भी लोकप्रिय थे। कृष्णदेवराय स्वयं शतरंज का क्या था? प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो कृष्णदेवराय क्या था? शतरंज का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। कुश्ती, पायस के अनुसार कुश्ती भी लोकप्रिय था। यह पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से प्रचलित था। तो कुश्ती क्या था? पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती थी। अब नोट देख लेते हैं। कुरवाई एक प्रकार का चावल था। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में एक चर्च बनवाने की अनुमति प्रदान की थी। स्थानीय प्रशासन में सभाओं का उल्लेख मिलता है। नाडू की सभा को नाडू कहा जाता था और सदस्यों को नांतवर कहा गया। गीली भूमि को नंजाई और नगद लगान को सिद्धम कहा जाता था। बैलों एवं गायों के मांस को छोड़कर सभी पशुओं के मांस खाए जाते थे। पायस ने नवरात्रि पर्व का उल्लेख किया है। उसके अनुसार इस पर्व के अंतिम दिन 250 भैंसों तथा 4500 भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी। आगे देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण को। तो पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। विजयनगर साम्राज्य सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्षरत रहा। बहमनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होता रहा। इससे साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई। निरंकुश शासक थे, अयोग्य उत्तराधिकारी थे और उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण के कारण भी विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ? गृह युद्ध हो गया और इस्माइल आदिल ने क्या किया था? विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। गजपति हार कर लौट गया, पर आदिल ने रायचूर और मुदगल के किलों पर अधिकार जमा लिया था। गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान भी पतन का एक कारण है। बन्नीहट्टी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत कर देता है। यहाँ पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं, महासंघ बन जाता है चारों का और यहीं से क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने धीरे धीरे उनके राज्यों को हथिया लिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य के योगदान की चर्चा कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा मेंस में, तो उसको आप लोग थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीफ में समझा देता हूँ। भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान भारतीय कला और संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ है। इसमें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य में कला एवं संस्कृति का विकास। विजयनगर शासकों ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों एवं कवियों को स्थान दिया। इससे इस काल में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई और राजा कृष्णदेवराय एक महान विद्वान, संगीतज्ञ और स्वयं एक कवि था। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्य तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक पुस्तकों की रचना की। उनके राजकवि पद्दन ने मनु चरित्र तथा हरि कथा शरणम जैसी पुस्तकों की रचना की। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण तथा उनके भाई माधव विजयनगर के शासन के आरंभिक काल से संबंधित हैं। सायण ने चारों वेदों पर टीकाओं की रचना की और सायण ने क्या किया? चारों वेदों पर टीकाओं की रचना करी। वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दिया। चित्रकला के क्षेत्र में लिपाची शैली तथा नाटकों के क्षेत्र में यक्षगान का विकास इसी टाइम पर हुआ। लिपाची कला शैली के विषय रामायण और महाभारत से संबंधित हैं। विजयनगर के शासकों ने विभिन्न धर्मों वाले लोगों को भी प्रश्रय दिया और बारबोसा ने कहा है कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता था प्रत्येक व्यक्ति बिना पूछताछ के कि वह ईसाई है, यहूदी है, मोर है या विधर्मी है, अपने मत और धर्म के अनुसार रह सकता है। इस समय भारत में एक समावेशी संस्कृति के निर्माण को भी बढ़ावा मिला। विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य का विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य में संस्कृत के साथ साथ कला तथा वास्तुकला की भी उन्नति हुई। कृष्णदेवराय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मंडप के अलावा कल्याण मंडप का प्रयोग, विशाल अलंकृत स्तंभों का प्रयोग और एकात्मक कला से निर्मित स्तंभ एवं मूर्तियां विजयनगर स्थापत्य की विशिष्टता को दर्शाते हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर किसी भी समकक्ष नगर से कमतर नहीं था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर को विश्व में कहीं भी देखे या सुने गए सर्वाधिक दुर्ग और उतनी ही दीवारें एक दूसरे को काटती हैं। सातवां दुर्ग जो अन्य दुर्गों के केंद्र में स्थित था का क्षेत्र विस्तार,
हेरात नगर के बाजार केंद्र से 10 गुना बड़ा है। बाजारों के साथ साथ राजा के महलों में तराशे हुए चिकने और चमकीले पत्थरों से निर्मित असंख्य बहती धाराएं और नहरें देखी जा सकती थी। ये विजयनगर स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं और ये क्या करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की जो उत्कृष्टता है उसको दिखाते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और स्थापत्य के विकास में विजयनगर साम्राज्य का अभूतपूर्व योगदान है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है और आगे के टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे मुगल साम्राज्य पर, जहाँ से कि बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।